वेलकम टू द ईगल्स क्लासेस। हम देखने वाले ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 6। तो इसमें देखते हैं, पहला ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने बहुत बार सुना है रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड्स, इनके बारे में हमने पढ़ाई की 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में। तो देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स क्या रहते हैं। Waves are created on the surface of the water when we drop a stone into it। जब हम पानी में एक पत्थर गिराते तो क्या होता है, रिपल्स तैयार होते हैं, वहां पे रिपल्स यानी वेव्स तैयार होते हैं। Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken। जब हम एक थ्रेड को यानी डोरे को दोनों साइड से, जब हम दो साइड से पकड़ते हैं, अब हम जब उसे शेक करते तब क्या होता है बच्चों, वेव्स तैयार होते हैं। यानी लाइट मीन्स व्हाट, लाइट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेव। लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो रहती है बच्चों, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो लाइट रहती है बच्चों क्या होता है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन सॉरी। और जो व्हाइट कलर लाइट का रहता है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कलर, 7 कलर। और जो व्हाइट बीम रहता है उसे क्रोमैटिक बीम बोलते हैं उसे। एक्चुअली इट इज इन द 11th क्लास। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन से टाइप है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो हम देखते हैं। उसकी टाइप्स है गैमा रेज। कौन से बच्चों, गैमा रेज। दूसरा है एक्स रे, थर्ड वन अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सच टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर। हमने 9th क्लास में एक्सरे के बारे में पढ़ाई की। अल्ट्रावायलेट के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते हैं। सन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज अपने अर्थ की तरफ सेंड करते हैं, हमारे ओजोन का लेयर उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। इंफ्रारेड के बारे में हमने पढ़ाई की। ऑडिबल वेव्स के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, साउंड चैप्टर में इंफ्रारेड के बारे में पढ़ा था। माइक्रोवेव के बारे में पढ़ना है। रेडियो वेव्स के बारे में हमने GMRT, आपको अगर याद नहीं होगा तो 9th कक्षा में जाके देखिए, वहां पे जाइंट मीटर वेव था जो उसके में हमने रेडियो वेव्स पढ़ा था। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट दिस वेव्स। और जो रेज रहती है वो कौन इमिट करता है, वो इमिट करता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, कॉमेट्स जो रहते हैं वो उनको इमिट्स करता है। और उन्हें रिसीव कौन करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया GMRT जो रहता है। और जैसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको बच्चों कलेक्ट करते हैं। उन वेव को कलेक्ट करने के बाद हमें पता लगता है कि उन प्लैनेट का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, हम उस वेव्स के जरिए, उस रेडिएशन के जरिए हम पता कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स रहते हैं वो अलग किस्म के वेव्स रहते हैं। क्यों? They have been called waves on the fabric of space-time। और उन्हें क्या बोलते हैं, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। एक्चुअली हम इसके बारे में पढ़ाई करें तो बहुत डीप में, अलग किसी दिन हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रेडिक्ट किया था, वो प्रेडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने। कब? 1916 में। एक्चुअली जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है, हम जो टाइम ट्रेवल के बारे में बात करते हो वो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द फैब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम। आपने देखा होगा हॉलीवुड की पिक्चर में, जैसे कि एवेंजर्स में क्या होता है, वन प्लेनेट से डॉक्टर स्ट्रेंज, आपने अगर मूवी देखा होगा हॉलीवुड की, वो क्या करता है, जब सर्कल बनाते तो वो क्या करते, इधर के सर्कल से उधर एंटर करते। वैसे किस्म का क्या रहता है, स्पेस टाइम रहता है। तो आइंस्टाइन प्रेडिक्ट कब किया उन्होंने, 1916 को। और जो दिस वेव्स जो रहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, वो क्या रहता है बच्चों, वेरी वीक रहते हैं। और उनको डिटेक्ट करना आसानी से इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों, इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट देम। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट किया कि जो क्या कर सकते हैं, जिस ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या कर सकते हैं बेटा, डिटेक्ट कर सकते हैं।
और इन्हें कौन इमिट करता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अमंग दीज LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या बच्चों? L फॉर लेजर, I फॉर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर ऑफ देयर प्रेडिक्शन, कब? जब आइंस्टाइन ने क्या किया था? प्रेडिक्शन किया था 1916 को। तो नियर बाय 2016 को नियर बाय साइंटिस्ट ने जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है उनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि जो रेडिएशंस रहती है वो किधर से आती है बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स से। Indian scientists have contributed significantly in this discovery. This discovery has opened a new path to obtain information about the universe. इसी वजह से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथ में बताता है कि जो स्त्रियां रहती है, गर्भवती स्त्रियां, जब ग्रहण लगता है तो बाहर नहीं रुकना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। आज वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है, उस समय जो रेज रहती है या जो हम रेडिएशन बोलते हैं, उनका रेडिएशन क्या होता है? अपने बॉडी पे एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे क्या कर सकते हैं, अगर उनका फिल्टर ना होते हुए वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पर अटैक कर दे तो क्या होता है बच्चों? हमें कैंसर होता है। वैसे ही ऐसे रेडिएशंस क्या होते हैं? ग्रहण के समय में हमारे बॉडी में जो स्त्रिया के शरीर में जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी वो डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं बच्चों? कोई काम नहीं करना। वैसे ही जो प्लैनेट्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? हमारे बॉडी पे इंपैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पुराणों में ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया रहता है। आगे देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री फॉल एक्चुअली हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अर्थ का ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। अगर हम कोई स्टोन हमारे हैंड में होल्ड कर दे तो क्या होता है? उस स्टोन पे भी कौन सा फोर्स अप्लाई होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किधर जाने का प्रयास करता है? नीचे जाने का। लेकिन जो हमारा हाथ उसे बैलेंस करता है उसकी वजह से हमारे हैंड का मस्कुलर फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इसी वजह से वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। जब हम उसे रिलीज कर दे, वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड, जब हम स्टोन को रिलीज कर दे हमारे हैंड से, तो ओनली फोर्स दैट एक्ट ऑन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तब उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स रहता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। एंड स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाता है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो देखिए, whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, listen carefully, whenever an object moves under the influence of gravity or force alone, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, कब मूव होता है? ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ओनली, तब उसे हम क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल और फॉलिंग फ्रीली ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। Thus the stone is in which state? फ्री फॉल स्टेज। जब इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, जब हम फ्री फॉल के बारे में बात करते हैं तब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है बच्चों वो क्या रहती है? 0। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तब उनकी क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्यों? उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होता रहता है तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स अपोज करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है बच्चों। कौन सा फोर्स अपोज करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? अपोज फोर्स निर्माण होता है, यानी तैयार होता है, और उस मोशन को, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है? अपोज करता है। एंड बायोंड फोर्स आल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? बायोंड फोर्स। और दूसरा देखिए, हमारे अर्थ पे क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? एयर। एयर का भी एक पर्टिकुलर क्या रहता है बच्चों? फोर्स। वो फोर्स क्या होता है?
और टिपिकल टाइप ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ट्रू फॉल पॉसिबल है क्या बच्चों? नो। सो ट्रू फॉल कब पॉसिबल है? जब एटमॉस्फेयर ना हो। यानी इसका मतलब क्या, एटमॉस्फेयर कहाँ पे नहीं रहता बच्चों? वैक्यूम में एटमॉस्फेयर रहता है क्या? नहीं। तो ट्रू फ्री फॉल करना है तो हमें कहाँ पे करना पड़ेगा बच्चों? तो करना पड़ेगा वैक्यूम में करना पड़ेगा। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट the velocity on the reaching the earth and the time taken for it can be calculated by Newton's equation of motion। अब हमें देखना है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। हमने स्टैंडर्ड 8th और 9th में इसके बारे में पढ़ाई की थी। फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है? फ्री फॉल को अभी बताया हमने, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी A इज इक्वल टू G, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमें इक्वेशन कौन से मिलती है? पहला इक्वेशन मिलता है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल टू GT, यानी AT भी लिख सकते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू टाइम। सेकंड है S इज इक्वल टू 1/2 into GT square। S means displacement or the distance covered is equal to 1/2 into GT square। और थर्ड वन V square is equal to 2GS, that is the velocity is equal to or speed is equal to 2 into gravitational force into distance covered। For calculating the motion of object thrown upward, जब हम क्या करते हैं कि हमें समझे कि हमें क्या करना है, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। तब हम जब ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तब लिसन केयरफुली, जब अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तब जो एक्सेलरेशन रहता है बच्चों, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। बिकॉज इन डायरेक्शन टू इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, in a direction opposite to the velocity and it is taken to be -g, और हम इसे क्या कर सकते हैं, -a और -g रख सकते हैं या ले सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ g इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड g का जो रहता है वो सेम रह सकता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन रहता है वो नेगेटिव रहता है। The moon and the artificial satellites are moving only under influence of the gravitational force of the earth। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और जो मून है, जो कि हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करते, क्यों रोटेट करते हैं? वो रोटेट करते ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। सो these artificial satellites and the moons are in which state? Free fall stage। Okay, the value of g is same for all object at a given place on the earth। और जो g की वैल्यू रहती है स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे, वो कैसे रहती है? ऑल ऑब्जेक्ट को सेम रहती है। thus any two objects irrespective of their masses or any other properties when dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को सेम मासेस को अगर हम क्या करें, एक सेम हाइट से अगर नीचे डाले तो क्या होता है? वो दोनों ऑब्जेक्ट जो रहते हैं अर्थ पे क्या होता है? सेम टाइम पे वो आके मिलते हैं। गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1590 में। कहाँ पे? पीसा। ये पीसा कहाँ पे? इटली में एक सिटी है, उसका नाम पीसा है। तो उन्होंने क्या किया? ही ड्रॉप्ड 2 स्फेयर्स ऑफ डिफरेंट मासेस। उन्होंने 2 डिफरेंट मासेस के स्फेयर लिए, यानी 2 जो भरे गोले रहते हैं, जैसे कि हम थ्रो बॉल खेलते हैं ना, वैसे गच बोले तो थिक, अंदर की तरफ से भी थिक रहते हैं। तो उन्होंने वैसे 2 क्या लिए? मासेस के स्पेयर लिए सर्कुलर में। तो उन्होंने क्या किया? एक डेमोन्स्ट्रेट किया। तो उन्होंने उन 2 स्पेयर को पीसा की टावर से नीचे डाला, तो क्या हुआ? वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए? सेम टाइम को जो अर्थ का सरफेस है वहां पे रीच होते। लेकिन उन्होंने क्या बाद में एक फीदर यानी जो पंख रहता है वो, और दूसरा हेवी स्टोन लिया और उन दोनों को सेम हाइट से नीचे डाला। लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन में क्या आया आपको भी पता है बच्चों। तो उनमें से बताइए मेरे को, फीदर पहले ग्राउंड पे आएगा क्या हेवी स्टोन आएगा बच्चों? तो हेवी स्टोन आएगा। क्यों? बिकॉज जो फीदर रहता है उसका जो मास रहता है वो
वेरी 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 लो, लेस, और उस फीदर पे बायॉन्ड फोर्स एक्ट होता है एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है बच्चों। कौन सा फोर्स एक्ट होता है? बायॉन्ड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। क्यों? ड्यू टू एयर, एयर की वजह से। इसी वजह से वो जो फीदर रहता है वो क्या होता है? हवा में यानी एयर में तैरता है, फ्लॉट्स होता है और ग्राउंड पे स्लोली रीच होता है। Later than the heavy stone, the buoyant and the frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone. लेकिन जो buoyant force रहता है, frictional force रहता है, वो stone पे ज्यादा कुछ असर नहीं कर सकता। Recently, scientists performed this experiment in the vacuum and show that the feather and the stone indeed reach the earth at the same time. रिसेंटली ऐसे साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या परफॉर्म करके दिखाया, अगर हम कोई 20 किलो का एक स्टोन ले और एक फीदर ले, अगर प्लेस वैक्यूम हो, वैक्यूम यानी देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तब वो फीदर एंड द स्टोन रीचेस एट द सेम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बच्चों। सेम टाइम पे वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे रीच होते हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद वेटलेस इन द स्पेस हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है बच्चों। थैंक यू।